आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज जो हमारे ये टॉपिक्स हैं उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, कि टाइपस्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, उनको एक्सेस किस तरह से करते हैं, और टाइप एलियास अगर यूज़ करने हो तो वो हम ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट उसको किस सेंस में लेता है। तो जस्ट रीड करो यहाँ पे कि व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लिटरल विद एंगल ब्रैकेट्स ब्रेसिस डॉट डॉट डॉट, बीच में हमने यानी कोई भी प्रॉपर्टीज जो पास की हुई है, इस तरह के जब हम सिंटेक्स लिखते हैं अपने कोड में, तो टाइपस्क्रिप्ट इसको किस तरह से कंसिडर करता है। वो उसको कंसिडर करता है कि ये एक न्यू ऑब्जेक्ट की टाइप है कोई, यानी इसका ये मतलब हुआ कि हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको एक एज ए न्यू ऑब्जेक्ट के देखता है। और टाइप शेप, यानी अब उसकी जो शेप क्या होगी कि यानी जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पेयर्स हमने जो भी पास किए हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हमने ऑब्जेक्ट को दी हैं, वो उसकी जो शेप है वो एग्जैक्टली अपने पास जो है वो होल्ड कर लेता है कि ये ऑब्जेक्ट इस नाम का और ये इसकी शेप है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जब हम दोबारा कोई अपने अमेंडमेंट करना चाहेंगे उस ऑब्जेक्ट में, या कुछ भी और उसमें पुश करना चाहते हैं, कुछ भी अगर फंक्शन करना चाहते हैं उसके ऊपर जो भी, तो वो आपको चेक करेगा कि जो आपके ऑब्जेक्ट की शेप है, जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि कोई और न्यू प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने लगे। अभी इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक अपने पास एक बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, उसको नाम कोई भी दे दें, जैसे इस इन माई केस में इसको पर्सन्स कर देते हैं। और जो है पर्सन्स को अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं, तो आईडी दे देते हैं, नाम दे देते हैं, कुछ इस तरह से कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे कर दी कि जी हमारी पहली जो होगी प्रॉपर्टीज़ की होगी आईडी होगी, ठीक है। और आईडी के अंदर हमने एक पास कर दी आईडी और एक नेम डाल दिया फोसिया, यानी एक स्ट्रिंग और एक नंबर। ये टाइप हमने ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो गया। बिल्कुल वैसा ही ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जैसा हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। कोई अभी तक इसके अंदर कोई टाइपस्क्रिप्ट वाली कोई बात नहीं है और टाइपस्क्रिप्ट इसको अलाउ कर रहा है। और अब जो हम बात कर रहे थे कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट उसको एज अ न्यू ऑब्जेक्ट टाइप या टाइप शेप के तौर पे लेता है। अब ये चीज़ कैसे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में प्रूव हो, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके आती हूँ इस नाम पर्सन्स के ऊपर, यानी जो हमने वेरिएबल बनाया है, जो ऑब्जेक्ट का नाम रखा है पर्सन्स। अब यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे उसने उसको किस तरह से अपने पास लिखा है, लेट पर्सन्स कॉलन आईडी कॉलन नंबर नेम कॉलन स्ट्रिंग। तो उसने कहा कि ये जो पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है इसकी शेप ऐसी होगी कि एक आईडी होगी जो कि नंबर टाइप की होगी, एक नेम होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टीज़ को जब हमने एक्सेस करना होता है तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या डॉट नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि उसकी वैल्यू पेयर में ले सकते हैं। तो हमने पर्सन डॉट आईडी, जैसे हमने आईडी अब चेंज कर दी, यहाँ पे 12 से हमने 22 कर दी, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पर्सन की शेप में आईडी मौजूद था, हमने इसको यूज़ किया है, इट्स ओके फाइन। अगर हम ये चाहते हैं कि जो पर्सन के नेम को एक्सेस करें और अब उसको कुछ और असाइन भी करना चाहते हैं तब भी ये फेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइपस्क्रिप्ट को इससे। लेकिन अगर हम अब ऐसा करते हैं कि पर्सन्स की कोई इस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ करना चाहते हैं कि जो पे ऊपर हमारे पास डिफाइन नहीं है, हमने वहाँ पे आईडी और नेम ये दो चीज़ें यूज़ की थी, लेकिन हम एक्सेस करने की अब कोशिश कर रहे हैं किसी और को, जैसे मैं कह देती हूँ कि ये स्किल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको कुछ वैल्यू भी दे देते हैं साथ, इस तरह से करते हैं। तो अब टाइपस्क्रिप्ट जो है हमें अलाउ नहीं करेगा ये। और थिंक अबाउट इट जस्ट कि यहाँ पे हमें कौन सा जो है एरर मिलेगा। ठीक है, कोई भी एरर को रीड करने से पहले उसको थोड़ी देर के लिए सोचा करें, उससे आपको एरर को यानी एरर आने से पहले भी आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे किस किस्म के एरर को फेस करना। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी एक शेप या टाइप जो ऑब्जेक्ट की है ये उससे हट के ये चीज़ है, यानी वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि स्किल जो है आपके ये उस शेप में प्रेजेंट ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी जो स्किल्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप कौन सी है हमारी, जो आईडी नंबर और नेम स्ट्रिंग है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगी क्योंकि यहाँ पे आपको किस तरह का एरर आ सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि वो एरर हमारा चला जाए।
तो अभी यहाँ तक हमने देखा कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी जो भी हम प्रॉपर्टीज़ डालते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट उसको एक एज ए टाइप एज ए शेप ले लेता है और उसकी बेस पे हमें चेक करता है नेक्स्ट कि हम कौन कौन सी चीज़ें उसमें से एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और हम चाहे डॉट नोटेशन में कर रहे हों या हम जो है वैसे कीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, दोनों फॉर्म में बात एक ही होगी। हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते जो पे वहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगले हमारा टॉपिक क्या है। डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, हमने ये है डिक्लेयर कर दिया ऑब्जेक्ट को, लेट के साथ यहाँ पे हमने यूज़ किया। तो अब टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे हमें पता है कि हम टाइपस्क्रिप्ट में अपनी टाइप्स भी बना सकते हैं। तो और बार बार अगर सोचें, अगर लेट पर्सन जो मैंने किया है, मैं दोबारा हर दफ़ा उनकी आईडी नेम, यहाँ तो हम हमारे केस में अभी हमने सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ डाली थी, जबकि रियल टाइम इस तरह से नहीं होता। हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट हमें जब अगर अपनी टाइप्स कस्टम टाइप बनाने की फैसिलिटी देता है तो ये बहुत बेहतर होता है कि अपनी टाइप्स बना दी जाएँ और आप जब किसी वेरिएबल के अंदर उसको यूज़ करना चाहें तो वो वाली टाइप जो है वो उसको असाइन कर दें। जैसे अगर हमने यहाँ पे पर्सन नाम की बनाई है, अगर हम कोई और कुछ टाइप्स बनाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की टाइप्स बना सकते हैं, तो वाई नॉट हम यहाँ पे एक जैसे पोइट, मैं कह रही हूँ कि जी हम एक पोइट की जो है ना एक टाइप बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप हमारी होगी पोइट की और अब हम उसको आईडी नेम या कुछ भी चीज़ें जहाँ पे डाल देते हैं उसकी आईडी ये होगी या, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारी ये जो पोइट की टाइप है इसकी आईडी हमारी नंबर होगी, और दूसरा ये है कि हम इसको कुछ नेम भी दे देते हैं कि या डेट कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, नेम हमारी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो ये अब हमारी जो पोइट की टाइप है, अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के ऊपर यूज़ करना चाहूँ तो दैट्स मोर ईजियर कन्वीनियंट है कि हमने माई पोइट का एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे उसकी टाइप हमने कर दी कॉलन पोइट, हमने यानी ये पोइट जो है हमने इसको असाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे पोइट में हमारे माई पोइट में क्या होगा, वही चीज़ें जो हमारी टाइप पोइट के अंदर मौजूद हैं, यानी हमारी आईडी होगी और नेम होगा, तो हम इन दोनों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको आईडी, ऊपर हमने कहा था कि आईडी हमारा एक नंबर होगा, नेम हमारा स्ट्रिंग होगा टाइप में, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाते हुए इस वेरिएबल को दोनों चीज़ें दे दी। अगर हम चाहें इनको एक्सेस करके चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट हमें ये अलाउ करता है। तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने बात की कि हमने वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाने किस तरह से है, फिर अपने उनको एक्सेस किस तरह से करना है। फिर हमने कहा कि हमारे लिए ये चीज़ बेटर नहीं, चॉइस नहीं होती हमारे पास कि हम अपने जब कोई ऑब्जेक्ट बना लें और बाद में फिर उसको यूज़ करना हो तो बार बार हमें लिखना पड़ता है कि ये चीज़ें जो है इसके अंदर हैं। तो हमारे पास मोस्टली जब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ऑब्जेक्ट्स, हम उनकी टाइप्स क्रिएट कर लेते हैं और जब हम उनको यूज़ करना चाहते हैं किसी वेरिएबल के ऊपर तो उनको असाइन कर देते हैं वही वाली टाइप, ठीक है। टाइप पोइट हमने असाइन कर दी अपनी माई पोइट, यानी अपने आप जितने भी अब और वेरिएबल में यूज़ करना होगा तो सिंपल हम पोइट उसके अंदर डाल देंगे और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम उस तरीके से तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी एलियास हो गई कि हमने टाइप एलियास यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, ये तो सिंपल हमने कहा कि जी आईडी नेम है, ये हमारे पास नेस्टेड जब होते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम नेस्टेड जो है ना प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट के केस में हम नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करेंगे और उसको एक्सेस किस तरह से किया जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि एक नेस्टेड यहाँ पे बना लेते हैं, अपने पास एक कोई सा भी एक लेट प्रोफाइल कर देते, लेट प्रोफाइल इज इक्वल टू, और उसके अंदर कुछ चीज़ें पास कर देते हैं, सिंपल से ये आईडी और नेम यही अभी यूज़ कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कह देते हैं कि आईडी हमारी जैसे सपोज 12 है, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी में हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। और एड्रेस को हम ऐसा करते हैं कि इसको नेस्टेड कर देते हैं, ठीक है। कि इसके अब ये क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको एड्रेस में कुछ सिटी असाइन कर देते हैं, सिटी लाहौर कराची कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एक सिटी। और जो है अब ये क्या हुआ कि हमारे पास ये एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट हमारा है ना प्रोफाइल का, ठीक है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है एड्रेस का। तो जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं इसके अंदर नेस्टेड है। अब इसको एक्सेस करने का वे क्या होता है, अब मे भी हम सिटी के अंदर
और भी हम जो है स्ट्रीट वाइज है कुछ और भी हम इसको और नेस्टेड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चाहे आपका जितना भी डीप नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसको एक्सेस करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट किस नाम से, प्रोफाइल के नाम से, तो हम सबसे पहले तो उसी को एक्सेस करेंगे। हम उस लेवल पे जाएंगे कि हमने जी प्रोफाइल को एक्सेस किया। उसके बाद डॉट करके जो हमने नाम दिया, अगर हमने फर्स्ट जैसे डॉट आईडी यूज़ करनी है तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम प्रोफाइल डॉट आईडी यूज़ करें तो, लेकिन हम नेस्टेड को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका नाम जो हमने वहाँ पे दिया हुआ है, की दी हुई है, एड्रेस, वो यूज़ करेंगे। तो उससे हमारे पास नेक्स्ट जो उसके अंदर से यूज़ करना चाह रहे हैं, अब हम सिटी यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम सिटी हमने कर दिया और हमने उसको वैल्यू चेंज करके यहाँ पे लाहौर एक्सेस करके और लाहौर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यानी नेस्टेड, अब जितनी भी डीप नेस्टेड होगी, आप अगर डॉट सिटी के बाद कुछ और हमने एक और ऑब्जेक्ट अंदर होता जो सिटी के अंदर ही होता, कोई सपोज स्ट्रीट हमने डाली होती, तो हम क्या करते, एक और जो है लेवल डाउन चले जाते हैं, हम लिखते प्रोफाइल डॉट एड्रेस डॉट सिटी डॉट स्ट्रीट या डॉट जो भी हाउस नंबर और डीप चले जाएं। ठीक है, इस तरीके से हम उसको एक्सेस करते हैं। तो ये होता है हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने का तरीका। अब हम अगली चीज़ ये देखते हैं कि ऑप्शनल पैरामीटर्स के केस में हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑप्शनल पैरामीटर क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसका हमारे पास वे क्या होगा यूज़ करने का। तो द बेस्ट वे जो होता है, अगर आपने ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ करने हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो एक कोई इंटरफेस बना ले। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेते हैं, नाम जैसे प्रोफाइल ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कैपिटल में इसको लिख देते हैं, प्रोफाइल है हमारा, एक इंटरफेस है। ओके, अब उसके अंदर जी इंटरफेस के अंदर वो उसकी क्या शेप होगी, वो किस किस तरह का होगा, तो हम कह देते हैं कि उसके अंदर हमने कुछ स्किल मेंशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्किल कर देते हैं कि हमारी स्ट्रिंग होगी, स्किल की टाइप होगी, और उसके बाद कुछ और मेंशन कर लेते हैं, आईडी कर देते हैं, आईडी हम यहाँ पे कर देते हैं जनाब नंबर कर लेते हैं कि हमारी आईडी जो है वो नंबर की टाइप की होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरफेस एक क्रिएट हो गया। अब इस इंटरफेस को हम जो है यूज़ करते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम कह देते हैं कि लेट माई प्रोफाइल कर देते हैं, माई प्रोफाइल, और उसको हम कह देते हैं कि ये इसको हमने असाइन कर दी है प्रोफाइल। ठीक है, ये इंटरफेस ने इसको यूज़ करना है। तो अब क्या होगा, जो वहाँ पे हमने स्किल और आईडी की है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया हमने कि अपनी प्रोफाइल की जो इंटरफेस थी वो इसको असाइन कर दी और यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिए। तो अब बात हो रही थी कि हम ऑप्शनल पैरामीटर जो है यहाँ पे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ऑप्शनल पैरामीटर्स के लिए हमें पता है कि हमने लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। तो आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे एक एरर यहाँ पे जनरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब ये है, अब आप देखें कि डाटा ये इसको कौन सा असाइन कर रहे हैं। हमने स्किल को दे दिया था स्ट्रिंग और आईडी हमने दे दी थी नंबर, लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पे प्रोफाइल में, ये उसकी अब इसकी प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि इंटरफेस प्रोफाइल है। ठीक है, इंटरफेस प्रोफाइल है, वो कह रहा है स्ट्रिंग और अनडिफाइंड, यानी इस केस में वो ऑप्शनल को किस तरीके से टैकल कर रहा होता है, वो इस तरीके से टैकल कर रहा होता है कि वो उसको वैल्यू पीछे अनडिफाइंड की दे रहा होता है। ये बहुत ट्रिकी सी बात है, हम इसके ऊपर और आगे बहुत डिटेल में भी बात करेंगे कि वॉइड और अनडिफाइंड की जब बात करेंगे तो वो क्या होगा। तो टू सम हाउ यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना सिर्फ इतना था कि ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ को एक्चुअली जो है टाइपस्क्रिप्ट किस तरह से देख रहा होता है। तो हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अगर कोई चीज़ हमको ऑप्शनल दे रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट उसको क्या करता है, उसको अपने पास एज ए अनडिफाइंड कर देता है और वो कहता है कि जस्ट नॉट डिफाइंड। जब भी आप इसको जी यूज़ करेंगे तो फिर वो चीज़ डिफाइन हो जाएगी। इस तरीके से इसको टैकल करता है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पे आगे बात हम करते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ और भी डिस्कशन होने को है, लेकिन उसको हम अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। मेन चीज़ें हमारी यही थी और हम मूव कर जाते हैं फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस को डिफ़ाइन किस तरह से किया जाता है, अगर हम एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, नेम्ड
फंक्शन भी, एनोनिमस भी फंक्शन भी, जो भी सिंपल सा हम जो वे है हमारा फ़िलहाल हम उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और हम ऐसे करते हैं कि माई फंक नाम का एक बना लेते हैं यहाँ पे फंक्शन, और हम क्या देते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज़ हमें पास करनी होंगी 2, और वैल्यूज़ कौन सी होंगी जी, वैल 1 और वैल 2 हैं, और हमने रिटर्न करा देंगे इसको। अब यहाँ पे इससे पहले कि इस एरर को रीड किया जाए, मैं चाहूँगी कि आप इसको पहले से गौर से देखिए। अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना टाइपस्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट की तो ये फाइल है नहीं, तो यहाँ पे हमें पता है कि टाइपस्क्रिप्ट इस चीज़ इस केस में अगर हम इसको कॉल करेंगे माई फंक को, तो हम कोई सी भी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो जहाँ जावास्क्रिप्ट तो हमें इस मामले में नहीं रोकता था, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें एरर क्या दे रहा होगा। अब यहाँ पे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 की क्या डाटा टाइप होगी। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ, कि यहाँ पे अगर हमने नंबर पास करना चाहते हैं और हम नीचे रिटर्न करा रहे हैं ना वैल 1 प्लस वैल 2, तो अब इस सारे केस को सिनेरियो को देखते हुए टाइपस्क्रिप्ट कहेगा कि मतलब ये तो अब कोई बहुत ही बुरा काम यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रिंग पास कर दी है तो रिटर्न वैल्यू में वो कंकैटिनेट करेगा उसको। अगर हमने यहाँ पे बुलियन पास की तो उस केस में क्या होगा, ये नहीं, अब टाइपस्क्रिप्ट को फिक्र लाक होगी कि अब ये इन्होंने फंक्शन बना लिया और इसने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को कोई भी डाटा टाइप यहाँ पे दी ही नहीं है, ठीक है, ना नंबर दिए हैं ना कुछ और, ना स्ट्रिंग दी है, कि वो कहेगा कि मैं इस रिटर्न को किस तरीके से टैकल करूँ, ठीक है। वो उसको एनी की दे देगा और कहेगा कि ये तो डेंजरस हो गया यहाँ पे। अब इसको रीड करते हैं, फंक्शन माई फंक वैल्यू 1 जो उसने एनी और वैल्यू 2 एनी। तो अब इस चीज़ को टाइपस्क्रिप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि इम्प्लिसिटली अब उसको वो टाइप एनी देनी पड़ रही है। तो सेफ साइड क्या होती है, सेफ साइड ये होती है कि यहाँ पे उसको आप वैल्यू वो दे दें जिस तरीके से आप उसको रिटर्न कराना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो फंक्शन बना रहे हैं कि आपने उससे क्या कराना है, तो आप वो दे दें। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में स्ट्रिंग डालना चाहते हैं, उसको कनकैटिनेट कराना है रिटर्न पे, तो आप बेशक जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग ही ना दे दें, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट टाइपस्क्रिप्ट को इससे पहले कि आप इस फंक्शन को कॉल करें, इसको यूज़ करें, इसके आर्गूमेंट पास करें, वो ये चाहता है कि उससे पहले ही आप बता दें कि आपने एक्चुअली वैल्यू एक्सपेक्ट कौन सी कर रहे हैं यहाँ पे, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे अगर हमने नंबर पास किया है तो टाइपस्क्रिप्ट हैप्पी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं दोबारा और यहाँ पे कोई बुलियन या कुछ और यहाँ पे पास करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें चेक करेगा, ठीक है। इट्स नॉट जावास्क्रिप्ट, इट्स टाइपस्क्रिप्ट, और वो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली चेक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ख्याल में कौन सा हमें एरर मिलने वाला है, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जो है दो चीज़ें जहाँ पे हम गलत काम कर रहे हैं, एक तो ये कि हमने ये दोनों, ये हमारे पैरामीटर रिक्वायर्ड पैरामीटर है, हमने इनको ऑप्शनल नहीं किया हुआ, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शनल नहीं है। अगर हम ये लगाते हैं यहाँ पे जी क्वेश्चन मार्क और हम उस फॉर्म में इसको ऑप्शनल कर देते हैं, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। लेकिन अब वो यहाँ पे फट से हमें चेकिंग देना शुरू करेगा कि वो कहता है कि अगर आपने ऑप्शनल किया है, अब उसको क्या फिक्र लाक होगी कि अगर कोई बंदा फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, और उसने यहाँ पे ऑप्शनल दिया, वैल्यू 2 आपने रिटर्न में डाली हुई, तो वो कहेगा भाई क्या बनेगा इसका, ठीक है। तो वो इसलिए यहाँ पे आपको यहीं पे जो है ना चेक कर देगा कि आप रिटर्न में उसको वैल्यू को नहीं ले सकते अगर आपने ऑप्शनल रख लिया उसको, ठीक। तो क्या हुआ कि हमें सबसे पहले उसने किस पे चेक किया कि आपने जो पैरामीटर पास करने उसको कोई डाटा टाइप दे, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिटर्न करा रहे हैं तो कुछ भी आगे से गड़बड़ हो सकती है। फिर हमने जब दूसरे को अपने जो है पैरामीटर को ऑप्शनल कर दिया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाला, तो उसने कहा कि जनाब आप रिटर्न में इसको फिर यूज़ नहीं कर सकते इस तरीके से जिस तरह से आपने डिफाइन किया हुआ। तो हमने अब जब उसको हटाया है तो तब वो हैप्पी हुए हैं और हमारे पास वो एरर किया। अब एक चीज़ और कि अगर हम यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं, जैसे मैंने ये दे दिया डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, ठीक है, पहली वैल्यू। तो अब अगर हम अब इस केस में क्या होगा, अगर आप सोचें कि पहली वैल्यू मैंने डिफ़ॉल्ट दे दी है और दूसरी वैल्यू मेरी ऑप्शनल है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट इसको मेनली अपने पास किस तरह से देख रहा होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि वैल्यू 1 जो है वो ऑप्शनल है, वैल्यू 2 भी ऑप्शनल है, ठीक है। ये क्या बात हुई, यहाँ पे एक ट्रिक है ये देखने की चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट भी कर लेते हैं ना अपने पास कोई नंबर, अब हमने 2 यहीं पे डाल दिया ना, वैल्यू 1 को हमने वैल्यू दे दी यहीं पे 2 की, तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई है, उसने वो हमें ये करने दिया है, इसके ऊपर हमें कोई भी एरर नहीं दिया। लेकिन जो हम ये देखें टाइपस्क्रिप्ट को अपने अंदर मतलब बेनीथ उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैल्यू 1 भी उसने ऑप्शनल में दी हुई है और वैल्यू 2 भी ऑप्शनल में दी है। यहाँ पे ऑप्शनल देने की रीज़न क्या है, क्योंकि
हमें अलाउ करता है टाइपस्क्रिप्ट कि अगर हमने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है और फिर भी अगर हम कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं तो वो हमें अलाउ करता है उस चीज़ के लिए। यानी अगर 2 की बजाय अगर हम यहाँ पे चाहें कि कोई और वैल्यू, जैसे हम 10 पास करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, अब ये पहले कोई वैल्यू 1 ही लेगा, ठीक है, और ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम सिर्फ एक ही अगर पैरामीटर पास कर रहे हैं तो पास कर सकते हैं, इसलिए उसने उसको ऑप्शन रखा हुआ है। अगर हम पास करते हैं वेल एंड गुड, नहीं पास करते तो वो 2 को है। अगर हम कंसोल कराना चाहें, लॉग करा के देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हमें जो है रिटर्न वैल्यू 1 अगर हम करा रहे हैं तो हमें वो वैल्यू 10 की मिल जाएगी। अच्छा, अब दूसरा केस कि जहाँ पे हम ट्रू पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो हम गलत कर रहे हैं। क्यों गलत करें? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर और नंबर दोनों को दिया हुआ है तो आर्गुमेंट ट्रू हम पास नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमें कौन सा एरर मिलने वाला है, तो लेट्स सी। तो वो कहता है कि जी आप इसको आर्गुमेंट ऑफ टाइप बुलियन, जो जब भी कोई आपने कुछ चीज़ असाइन की होती है ना, डाली होती है, वो आपको सबसे पहले उसी के बारे में बात करेगा कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू किसको टाइप, टू पैरामीटर नंबर। ठीक है, कि पैरामीटर नंबर को हम बुलियन किस तरह से असाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हमें ये मिलेगा एरर। तो हमने देख लिया कि ऑप्शनल पैरामीटर, रिक्वायर्ड, डिफ़ॉल्ट और फंक्शंस हमने किस तरह से यूज़ करने हैं। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि डेफिनेटली मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी वो है रेस्ट पैरामीटर्स के लिए। कि फंक्शन के केस में हमें पता है कि अगर हम फंक्शन बनाएं तो हम रेस्ट पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको एक्चुअली हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और वो सिंटैक्स हमारे पास क्या होगा रेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ करने का। तो हम ऐसा करते हैं, एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे नाम उसका फंक्शन बनाया और माई रेस्ट कर देते हैं इसका नाम, कि रेस्ट पैरामीटर हम यूज़ करने वाले हैं तो माई रेस्ट। अब ऐसा हम करते हैं कि एक x हम ले लेते हैं, हम कहते हैं कि ये x होगा हमारा नंबर का और y को हम कर देते हैं कि हमारा ये रेस्ट पैरामीटर्स है। ठीक है, अब जब ये हमने लिखा डॉट 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 y और उसके बाद हमने कहा नंबर की टाइप होगी, तो ये उसके साथ रेस्ट पैरामीटर यूज़ जब हमने करने हैं तो हमें ये एक अरे बनाना पड़ता है। क्यों अरे बनाना पड़ता है? क्योंकि हम पहला वाला जो होगा हमारा x वो तो एक नंबर होगा, ठीक है, इट्स ओके फाइन। जो दूसरी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं ना कि हम बाउंड नहीं होना चाह रहे, जैसे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में हम बाउंड है कि हम सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं तो हम आर्गुमेंट में सिर्फ 2 यूज़ कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई नहीं, हमें एक इस तरह का फंक्शन चाहिए कि जिसमें हम जितने मर्जी वैल्यूज़ जो है ना वो चाहें तो यूज़ कर सकें। तो वो कहता है कि जी ठीक है, इट्स ओके फाइन, तो आप ये वाला ले लेंगे रेस्ट पैरामीटर्स। और क्या करें, वहाँ पे आपने जो आप डॉट 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 करेंगे और उसके बाद कोई भी नाम रखेंगे, एक्स वाई नहीं, कुछ भी आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। उसके बाद उसकी टाइप दे देंगे कि आपको कौन से स्ट्रिंग या नंबर, कौन सी टाइप की अरे में ये डालना है। तो क्या होगा कि उसके बाद हम आर्गुमेंट पे जितने भी पास कर रहे होंगे ना वो उसको एज ए अरे अपने पास ले रहा होगा। दैट्स द केस। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारा ये एक फंक्शन है माई रेस्ट, इसके अंदर जो 2 पैरामीटर्स हम डाल रहे हैं, हमने कहा एक होगा x जो कि नंबर होगा टाइप, दूसरा हमने लिखा है डॉट 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 y कॉलन नंबर और उसके बाद अरे का ये जो है ना, हम जो होल ब्रैकेट यूज़ किए हैं तो ये होती है अरे बनती है इससे। ठीक है, तो हमने कहा है कि दूसरा y जो होगा वो हमारी एक अरे होगी। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको कॉल करेंगे माई रेस्ट को तो अब हम यहाँ पे जितने मर्जी नंबर टाइप के आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं और हमें यहाँ पे अलाउ, जैसे अब हमने यहाँ पे माई रेस्ट में 1 2 3 4 5 यहाँ पे पास कर दिए। और अगर हम जो है चाहें कि इसको किसी वेरिएबल में ले लेते हैं और फिर कंसोल करा के भी अगर हम चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। जैसे हम लेट कर लेते हैं कि हमारा ये नाम है जी रेस्ट और इक्वल कि अगर अब ये जो फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे रेस्ट के अंदर मौजूद होगी। तो अब हम इसको कंसोल लॉग करा के देख लेते हैं और हमारा दावा क्या है कि जी हम रिटर्न में y जो ले रहे हैं उस पर हमें क्या मिलने वाला है, हमें एक अरे के अंदर वो स्टोर कर रहा है और ये इस अरे की वजह से हमें जो है ना यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रही है कि हम जितने मर्जी यहाँ पे चाहे अपने आर्गूमेंट को पास कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको कंपाइल करा के और देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, तो हमने इसको TSC किया, कंपाइल कराया
और उसके बाद हम हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट यहाँ पे हो गई, तो हम इसको नोट, और हमारा नाम क्या है जी, इंडेक्स है, तो हम इसको यहाँ पे कराते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि 2 3 4 5 आपके पास क्या सामने आपके आ रही, एक अर्रे बन के आ गई। तो क्या पता चला हमें कि जब हम चाहते हैं कि हम बाउंड नहीं होना चाहते कि हम जितने मर्जी आर्गुमेंट पास कर सकें फंक्शन को कॉल करते हुए, तो फिर हम रेस्ट पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। रेस्ट पैरामीटर के लिए सिंटेक्स क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद वेरिएबल का नाम, कॉलन, उसके बाद नंबर, स्ट्रिंग, जो भी आप चाहते हैं वो होगा, और उसके बाद ये आपने अरे के लिए होल ब्रैकेट देनी है तो आपको अलाउ कर देगा जितने मर्जी आर्गुमेंट उसके अंदर आप पास कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे अपने पास जो है रेस्ट पैरामीटर को यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ कि अगर हम चाहें अपने अभी तक जो हमने फंक्शन यूज़ किए हैं, हमने उसकी रिटर्न टाइप में ऐसा कुछ बाउंड नहीं किया उसको कि हम अपनी रिटर्न टाइप कौन सी चाहते हैं, लेकिन हमें टाइपस्क्रिप्ट अलाउ करता है। जैसे हम अपना माई फंक है, इसमें हम चाहते हैं कि हमारे दोनों नंबर्स ही पास किए हैं, हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कह देते हैं कि जी इसकी रिटर्न टाइप नंबर ही होगी, ठीक है। तो हम ये काम कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है, कीप इट इन योर माइंड कि ये जो आपके जिसमें आप पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं, तो ये जो क्लोजिंग होती है ना, सेकंड वाला आपका पैरेंथेसिस, उसके बाद आपने कॉलन और उसके बाद जिस टाइप के रिटर्न टाइप आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे पास करते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट आपको क्या चेक करेगा, वो डेफिनेटली चेक करेगा कि आप रिटर्न जो यहाँ पे करा रहे हैं वो और आपकी रिटर्न टाइप आपस में कितना मैच करती हैं। अगर वहाँ पे कोई मिसमैच होगा तो वो वहाँ पे आपको जो है वो चेकिंग करेगा, और फिर आपको उसको इफ एल्स के थ्रू जो है टैकल कर सकते हैं, जो भी अकॉर्डिंगली आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है और जिस तरीके से आप यूज़ करें। तो ये होगी हमारी कि हम रिटर्न टाइप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप के फंक्शंस जो हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। एक और चीज़ जो है कि फंक्शन वॉइड भी हम यूज़ कर सकते हैं। और वॉइड फंक्शन में क्या होता है, वॉइड फंक्शन में यदि आप रिटर्न टाइप नहीं चाह रहे कि एक्सप्लिसिटली कुछ बताना चाहें उसको, तो आप वहाँ पे वॉइड जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ आप कंसोल कराने कुछ करा रहे हैं, रिटर्न नहीं कराना चाह रहे कुछ, तो वहाँ पे आप वॉइड का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली आप रिटर्न टाइप ये इस तरीके से भी बता सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग की, हाँ डेफिनेटली मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और उसका सिग्नेचर किस तरह से होता है। समटाइम ये होता है कि हम अपने फंक्शंस को इस तरीके से डिफ़ाइन करना चाह रहे होते हैं कि हम जैसे सपोज लिख रहे हैं कि यहाँ पे जी मेरा एक फंक्शन होगा, कह देती हूँ मैं कि एक लेंथ नाम का जो है एक मैंने फंक्शन बनाया है जो कि एक्स वाई कुछ ले रहे हैं हमारे से। एक्स हम कह देते हैं कि जो है स्ट्रिंग ले रहा है या नंबर ले रहा है, जो कोई भी जो है ले रहा है। उसके बाद हम कह देते हैं कि मेरा एक और भी फंक्शन है, एक जो है एनी टाइप की अरे ले रहा है, दूसरा फंक्शन लेंथ नाम को मैंने दोबारा लिख दिया कि एक स्ट्रिंग ले रहा है, और उसके बाद जो है वो उसकी रिटर्न टाइप नंबर करा दी है। अब उसके बाद आगे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक फंक्शन ये देखिए नाम सेम ही है, फंक्शन लेंथ, मैंने कहा कि यहाँ पे एनी की कोई अरे लेगा वो, ठीक है। अरे आप ना डालना चाहें तो बेशक नहीं डालते, आप सिर्फ यहाँ पे ऐसा करते हैं अरे को हटा के, और एक्स को यानी कोई भी वो ले रहा है, यहाँ पे एनी है, ये हम डाटा टाइप यहाँ पे नहीं बताना चाह रहे कि एक्स हमारा कौन सा होगा, ठीक है। और हमने दोबारा कहा कि जो हमारा एक्स होगा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, उसकी रिटर्न टाइप नंबर होगी। यहाँ तक उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। अब जो तीसरा फंक्शन दोबारा मैंने उस नाम से बनाया, अब इस फंक्शन में मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरा पहला फंक्शन जिसमें एक्स कॉलन एनी की है और मैंने कहा कि ये रिटर्न करेगा, तो मैंने उसको यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। मैंने यह कहा कि पहले वाला फंक्शन एक्स कॉलन एनी यहाँ पे मेंशन किया, या मैंने कहा और स्ट्रिंग, मैं यानी यूनियन यूज़ करना चाहिए कि मे बी स्ट्रिंग हो सकता है और नंबर हो सकता है, कोई अरे नंबर की हो सकती है, और रिटर्न टाइप उसकी नंबर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसकी बॉडी फंक्शन की यहाँ पे थर्ड वन में आके बनाई है, कौन सी वाली जगह पे आके बनाई है, जहाँ पे जो ऊपर मैंने दोनों फंक्शन लेंथ का जो बनाया है जिसमें एक्स कॉलन एनी कहा, दूसरा फंक्शन मैंने बनाया एक्स कॉलन स्ट्रिंग कहा कि ये स्ट्रिंग लेगा एक्स। फिर मैंने तीसरा जो फंक्शन बनाया उसमें मैंने पहले वाले फंक्शन की एक्स कॉलन एनी, दूसरे वाले फंक्शन का स्ट्रिंग, जो मैंने कहा कि स्ट्रिंग हो सकता है या नंबर हो सकता है कुछ, वो यहाँ पे दिया, और उसके बाद रिटर्न टाइप बता दी कि उसकी एक नंबर होगी, और फिर उसकी रिटर्न यहाँ पे एक्स डॉट लेंथ मैंने
कहा कि ये मेरा फंक्शन जो होगा जब मैं इसको कॉल करूँगी तो रिटर्न में मुझे जो भी एक्स की वैल्यू पास करेंगे उसकी चाहिए मुझे लेंथ, ठीक है। तो इस तरह की केस को हम कहते हैं कि ये है फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। नॉर्मली तो हम फंक्शन में क्या करते हैं, जब हम फंक्शन बनाते हैं उसकी बॉडी भी साथ बता देते हैं, जो कुछ रिटर्न जाना है नहीं जाना, कंसोल कराना है, रिटर्न वॉइड कराना है, कुछ भी कराना है वो हम करा। लेकिन हमने इस केस में देखिए नाम हमारा सेम है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई एरर तो नहीं मिल रहा, वरना आप एक ही नाम से बनाएं तो यहाँ से फट आपको एरर मिलेगा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट इस बात को समझ रहा है कि हम इसको ओवरलोडिंग कराना चाह रहे हैं फंक्शन की। ओवरलोड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे तो देखिए हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस है ना, हम एक्स ले रहे हैं एक जगह, एनी ले रहे हैं एक जगह, स्ट्रिंग ले रहे हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होने होते हैं, और फिर हम किसी एक फंक्शन में जाके उसको फाइनल डिफाइन कर देते हैं कि बॉडी के अंदर कि हम एक्चुअली ये सारा कुछ जो पास करेंगे उससे रिटर्न में क्या लेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि हमने फंक्शन को ओवरलोड किया, ठीक है। ओवरलोड होने का मतलब ये कि पहले वाले को हमने ओवरलोड किया ना, कि उसके अंदर इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे पहला दूसरा में भी यहाँ पे हमारे पास 50-100 फंक्शंस हो, और फाइनल किसी एक फंक्शन के अंदर हम उसको जाके यूज़ करेंगे। तो दैट्स कॉल्ड द फंक्शन ओवरलोडिंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग हम किस तरह से यूज़ करते हैं। कि अब अगली हमारी बात आती है, हम बात करना चाहेंगे अरेज की और टपल्स की, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने पास एक अरे बना लेते हैं, ARR यही नाम रख लेते हैं, और इसके अंदर कुछ पास कर देते हैं, नंबर ही पास कर देते हैं 1, 2, 3, 4। और फिर अब इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, हमें पता है कि ऐसा करते हैं, इसमें ना कुछ और डाटा टाइप्स भी डाल देते हैं। यहाँ पे 4 हमने नंबर डाले तो कुछ स्ट्रिंग भी यहाँ पे पास कर देते हैं यहाँ पे, और बूलियन भी एक डाल देते हैं, ठीक है। यानी 3 डाटा टाइप्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं यहाँ पे। अब हम इसको एक्सेस कराना चाहते हैं, या हम इसके अंदर कुछ और वैल्यू डालना चाहते हैं, हम उसके अंदर पुश करा देते हैं एक और वैल्यू, ट्रू या फॉल्स कुछ भी पुश कराना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। यानी अगर हम चाहें कि हमारे पास एक अरे है जिसमें नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन, ठीक है। अब इसकी टाइप देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे ये क्या करेगा, जब हम 2-3 इसको वैल्यूज डाल रहे हैं, यानी डाटा टाइप्स डाल रहे हैं, स्ट्रिंग भी डाल दी, नंबर भी डाल, तो वो उसको यूनियन ले लेगा। कीप इट इन योर माइंड, वो क्या करेगा उसको एज अ यूनियन। हमें पता है कि हम बहुत सारे डाटा टाइप्स हमने अगर किसी वेरिएबल में या कहीं अरे में कहीं पे भी यूज़ करना होते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट में अलाउ करता है, उसकी यूनियन बना देते हैं। अब उसने भी इन नंबर्स की सबकी एक यूनियन बना दी, ठीक है। स्ट्रिंग, ये नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन, इन तीनों का यहाँ पे हो गया यूनियन। तो अब इसमें से इन तीनों में से कोई भी चीज़ हम इसको पुश कराएं, यानी इसमें और एंटर करना चाहते हैं, पुश कराने का यही मतलब होता है कि वो पुश हो जाएगी उस पर। तो अगर हम चाहें तो पुश कर सकते हैं। अगर हम उसको इंडेक्सिंग के थ्रू भी अगर हम चाहें कि जो है यहाँ पे अब 0 पे, या हमारे पास हालांकि एक्चुअली नंबर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमको यहाँ पे मैं बूलियन भी पास कर देती हूँ तो वो मुझे करने देगा। यानी यहाँ पे इंडेक्सिंग मैटर नहीं करेगी, सिर्फ वो चेक क्या करेगा कि इस अरे के अंदर डाटा टाइप्स कितनी डली हुई हैं। तो हमने कहा कि जी नंबर डले हुए हैं, स्ट्रिंग डला हुआ, बूलियन। उन्होंने कहा तो आप पुश करते हुए या यहाँ से जो है एक्सेस करते हुए, रीडिक्लेयर करना, कुछ भी करते हुए आप जिस इंडेक्स पे मर्जी इन तीनों में से कुछ भी आप डाटा टाइप पास कर सकते हैं। इससे हट के आप नहीं पास कर सकते। जैसे अगर यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे अगर मैंने बूलियन नहीं डाली हुई तो ये मुझे चेक करेगा यहाँ पे कि आपने जो है ये किस तरह से आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, कि यहाँ पे मुझे हमें कौन सा एरर मिलने वाला है। बिल्कुल सही करें, असाइन हमने क्या किया बूलियन, तो वो कहेगा कि टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप जो है नंबर और स्ट्रिंग, जो है वो कहेगा कि हमें इस यहाँ पे हमें एरर देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पास नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे किया हुआ होगा डिफाइन तो तब हम ओके फाइन हम कर सकते हैं। तो हमें ये समझ आई कि अगर हमारी मिक्स्ड अरे भी कोई है तो हम उसमें से जो जो हमने डाटा टाइप वहाँ पे दिए हुए उन सबका यूनियन बना देता है टाइपस्क्रिप्ट, और वो हमें अलाउ होता है कि हम उनको जो है पास करें। और इंडेक्सिंग भी हमें मैटर नहीं करती है। 0 इंडेक्स पे तो हमारे पास 1 पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 0 इंडेक्स पे इज इक्वल टू फॉल्स करा रहे हैं, यानी बूलियन टाइप दे रहे हैं यहाँ पे, तब भी वो हम उसको पास कर सकते हैं। अगर हम नंबर पास करना चाहें वो भी पास कर सकते हैं। अगर मैं 0 इंडेक्स पे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करना चाहती हूँ तो मुझे वो भी अलाउ है, वो भी हम बेशक पास कर दें यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट उसको। यानी इंडेक्सिंग मैटर नहीं करती, सिर्फ डाटा टाइप सेम होनी चाहिए जो हमने ऊपर अपनी अरे में डिक्लेयर करें। कहने का मतलब सिर्फ ये। अब इसके वाइस वर्सा एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है टपल्स की। तो जैसे मैं यहाँ पे माई टप नाम से, माई टपल कुछ भी
यहाँ पे एक जो है डिफाइन कर देते हैं और अब हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं, ठीक है। और अब हम 1 2 3 4 यहाँ पे पास कर रहे हैं और यहाँ पे भी एक ऐसा करते हैं कि इसको बल्कि ऐसा करते हैं कि डाटा टाइप्स यहाँ पे दे देते हैं, उससे शायद आपको ज़्यादा आसानी के साथ समझ आएगा। हम कह देते हैं कि जो है हमारा पहली वैल्यू होगी नंबर, उसके बाद होगा स्ट्रिंग, उसके बाद होगी बूलियन, ठीक है। और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ वैल्यूज़, ठीक है। पहला हमने कहा जी नंबर होगा तो हम 1 पास कर दिया, दूसरा हमने कहा स्ट्रिंग होगा तो हमने स्ट्रिंग पास कर दिया और उसके बाद हमने बूलियन पास कर दी। तो इस तरीके से हमने अपना एक टपल डिफाइन करने की कोशिश की कि ये हमारा एक टपल है जिसके अंदर हमारी ये चीज़ें होंगी और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेट करके हमने वैल्यूज़ भी इसकी पास कर दी हैं, ठीक है। अब हम इसको बात करते हैं कि किस तरह से ये अरे से डिफरेंस है। अब हमने अरे के केस में देखा था कि हमने इस चीज़ का ख्याल नहीं करे थे कि हम उसकी इंडेक्सिंग को देखें। अब अगर यहाँ पे मैं पास करती हूँ 0 इंडेक्स पे ट्रू, जीरो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया कि नंबर, यानी नंबर स्ट्रिंग बूलियन, ये मेरी यहाँ पे मैं कह दूँ कि ये तरतीब है, ठीक है। मैंने कहा कि पहले जो मैं वैल्यू पास करूँगी वो नंबर होगी, दूसरा जो होगा स्ट्रिंग होगा, तीसरा बूलियन होगा। और बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पे 1 हेलो और ट्रू पास किए। लेकिन अगर अब दोबारा मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ वैल्यू 0 इंडेक्स की, और यहाँ पे अगर मैं ट्रू पास कर रही हूँ तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। रीज़न इज़ दैट कि अरे के केस में तो हमें वो इस कहता है कि सिर्फ डाटा टाइप सिर्फ वही होनी चाहिए, आप वहाँ पे वो वाली वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग मैटर नहीं करती कि मतलब पहले पास करें या बाद में पास करें। लेकिन टपल हमारा ये चेक करता है कि आपने जिस तरतीब से यहाँ पे डाटा टाइप्स लिखी हैं आप एग्जैक्टली उसी तरतीब से उनको एक्सेस कर सकते हैं। 0 इंडेक्स पे अगर नंबर है तो आप यहाँ पे सिर्फ नंबर ही पास कर सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड कि यहाँ पे आप ट्रू पास करें, ओके। और अगर आप 1 इंडेक्स पे, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है और मैं यहाँ पे इसको 2 को 1 इंडेक्स पे डालने की कोशिश करूँ तो वो मुझे यहाँ पे चेक करेगा, वो कहेगा कि जी यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है। अब इसको एरर को भी देख लेते हैं कि अब हमने पास क्या किया नंबर, तो वो क्या कहेगा टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। एक्सपेक्टेड उसको स्ट्रिंग थी ना 1 पे, ठीक है। और अगर हम 0 पे जब बात कर रहे थे तो क्या था, 0 पे उसको नंबर चाहिए था, अगर तो हम 0 पे नंबर देते इट्स ओके फाइन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देते हैं जनाब कोई भी और चीज़ जैसे बुलियन पास करें तो अब वो क्या एरर देगा, कीप इट इन योर माइंड कि जो सबसे पहले हमने यहाँ पास क्या किया है ट्रू, तो वो सबसे पहले इसको पकड़ेगा, वो कहेगा कि टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था 0 पे नंबर, ओके। अब इसको रीड करते हैं एरर को, टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं कल, जो बाकी हमारे रह गए हैं टॉपिक्स उनको हम इंशाल्लाह कल कवर कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।